हेलो एंड वेलकम टू क्रैक एकेडमी। माय नेम इज शशांक रॉय और एक आर्टिकल शुरू करते हैं फिर से डाउन टू अर्थ मैगजीन से जो अफ्रीका से रिलेटेड है। नाउ अफ्रीका सीज 2 न्यू डिजीज आउटब्रेक्स एवरी वीक लिंक्ड विद क्लाइमेट चेंज, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल। लगभग 75% आउटब्रेक जो जूनोटिक से रिलेटेड है वो हो रहे हैं अफ्रीका में। उसके अलावा हेल्थ वर्कर का शॉर्टेज है। एपिडेमोलॉजिस्ट का कंसर्न यह है कि अफ्रीका जो है वो लगातार इस तरीके के डिजीज आउटब्रेक के चपेट में आ रहा है ना। उसके पीछे क्या रीजन हो सकते हैं? क्या इसके पीछे अगर हम अफ्रीका की बात बोलें, इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीका, एक नॉर्मल सा मैं एक इमेज बना लेता हूं, ठीक है, नॉट परफेक्ट। लेट्स से टॉक अबाउट अफ्रीका। अफ्रीका में इतना डिजीज वल्नरेबिलिटी क्यों है? इज इट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन? इज इट बिकॉज ऑफ ज्योग्राफिकल लोकेशन? क्योंकि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों यहां से होके जाते हैं और अफ्रीका के क्लाइमेट को एक्सट्रीमली ह्यूमिड बना देते हैं, एक्सट्रीमली हॉट एंड ह्यूमिड बना देते हैं, जो एक ब्रीडिंग ग्राउंड बन जाता है वेक्टर बोर्न डिजीजेस के लिए, वेक्टर बोर्न डिजीजेस के लिए। अगेन पॉवर्टी जो है वो आपके पूरे के पूरे इम्यून सिस्टम को कमजोर कर देता है और जिसके चलते आप वल्नरेबल हो जाते हैं इस तरीके के डिजीज के लिए। क्लाइमेट चेंज के चलते अफ्रीका में लगातार अनसीजनल रेन देखा जा रहा है, अनसीजनल रेन एंड फ्लडिंग देखी जा रही है, जिसके चलते इन डिजीजेस का ट्रांसमिशन जो है बहुत राइज कर गया है। सो मल्टीपल फैक्टर्स हैं। चलिए इन फैक्टर्स को हम देखते हैं। Now, El Nino impact on food security. 160 million needed urgently to support 4.8 million people at risk. Food and Agriculture Organization. यह आर्टिकल दूसरा आर्टिकल है, लेकिन मैंने इसको कवर क्यों किया है? एल नीनो के चलते ग्लोबल क्लाइमेटिक कंडीशन चेंज हुए हैं और अफ्रीका में जम के बारिश हो रही है। अफ्रीका में अनसीजनल रेनफॉल के चलते डिजीज ट्रांसमिशन का खतरा बढ़ गया है। कॉलेरा ऑलरेडी फैला हुआ है और मलेरिया के केसेस लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और पर वीक कम से कम 2 डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं, जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है। इज इट हैपनिंग बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल बॉइलिंग? यस। एल नीनो के बारे में बताया। एल नीनो के चलते जो है लगातार बारिश हो रही है, लगातार फ्लडिंग का सिचुएशन आ गया है अफ्रीका के सर्टेन पार्ट्स में। दैट एरिया इज ऑलरेडी इनंडेटेड विद वाटर और वहां पे कॉलरा ऑलरेडी फैला हुआ है और ये डिजीजेस और ज्यादा वल्नरेबल बना रहे हैं वहां के पॉपुलेशन को। इसीलिए मैंने एल नीनो वाला एंगल यहां पे आपको दिखाया हुआ है। नाउ नॉर्मल कंडीशन एल नीनो की अगर हम बात बोलें तो एक नेचुरल फिनोमिना है जो सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन में होता है। इसका सिंपल सा मतलब यह है कि आपके वाटर, ठीक है, यहां पे देखिए एल नीनो कंडीशंस में होता क्या है, वार्मर वाटर जो है जनरल नॉर्मल कंडीशन को अगर आप देखेंगे तो वाटर का फ्लो ऐसा है आपका, ठीक है, इस तरीके से नॉर्मल कंडीशन में वाटर सर्कुलेट होता रहता है। लेकिन एल नीनो कंडीशन में ये पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है और एल नीनो एक नेचुरली अकर्निंग फिनोमिना है जो कि सेंट्रल और ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक में होता है। इसका मतलब क्या होता है? द बॉय चाइल्ड। पेरुवियन फिशरमैन ओरिजिनली यूज करते थे इस टर्म को ऑर्गेनाइज करने के लिए वार्म ओशन करंट दैट अपीयर ऑफ द कोस्ट साउथ अमेरिका अराउंड क्रिसमस के टाइम में वार्म ओशन करंट्स को रिप्रेजेंट करते थे। जो फिशर फोक थे पेरू में वो इसको द बॉय चाइल्ड बोलते थे और इस समय गर्म पानी के ओशन करंट्स देखने को मिलता था। नाउ एल नीनो ला नीना दोनों चीजें, बट एल नीनो के चलते वार्म वाटर के चलते क्या हो रहा है? इवापोरेशन हो रहा है। इवापोरेशन के चलते क्लाउड फॉर्मेशन और क्लाउड फॉर्मेशन के चलते क्या हो रहा है? अनसीजनल रेनफॉल अफ्रीका के सर्टेन पार्ट्स में एल नीनो का क्रेडिट जाता है। एक बार जरा इन सारे एरियाज को देख लेंगे। ये पूरे वर्ल्ड में है, ये आपके पूरे वर्ल्ड में आपको दिखाया जा रहा है कि ये एग्रीकल्चर बेल्ट्स हैं, ठीक है, राइपनिंग, ये हार्वेस्ट सीजन यहां पे दिखाया जा रहा है। ये पूरा देखिएगा। नाउ एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे एक डेटा दिया है एल नीनो एंटिसिपेटरी एक्शन एंड रिस्पॉन्स प्लान। इस इमेज को देखिए। एंटिसिपेटरी एक्शन प्लान क्यों बनाया जा रहा है? क्योंकि एल नीनो जो है वो आपको अनसीजनल रेनफॉल के चलते पूरी की पूरी इकोनॉमी को डिस्टर्ब कर देगा, पूरे के पूरे एग्रीकल्चर और फूड प्रोडक्शन सिस्टम को इंपैक्ट करता है, जो अफ्रीका में देखने को मिल रहा है। नाउ हमने क्या बोला? हमने पैसिफिक ओशन के बारे में बोला है। जैसे जनवरी अप्रैल में यहां पे आपके फूड प्रोडक्शन है, फरवरी जून में यहां पे है, जून में यहां पे है। ये पूरा का पूरा एरिया जो है वो एल नीनो से इंपैक्ट होता है।
स्पेशली द फूड प्रोडक्शन इन दीज एरियाज। मैं आपको क्या दिखाना चाह रहा हूं कि अभी तक आप एल नीनो को आइसोलेशन में पढ़ते थे, बट मैं ये चाहता हूं कि ग्लोबल वार्मिंग, एल नीनो और एल नीनो के इंपैक्ट अक्रॉस द वर्ल्ड आपको देखने को और समझने का मौका मिले। इसीलिए फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ने एल नीनो को देखते हुए एंटिसिपेटरी एक्शन और रिस्पॉन्स प्लान बनाया है। अफ्रीका में इस समय सिग्निफिकेंट पब्लिक चैलेंज चल रहा है क्योंकि इंफेक्शियस डिजीज लगातार फैलते चले जा रहे हैं। 100 आउटब्रेक्स हो चुके हैं अभी तक अकॉर्डिंग टू अफ्रीकन सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। नाउ क्या एक लिंक माना जा रहा है, 75% ऑफ आउटब्रेक्स जो है वो जूनोटिक हैं एंड एग्जैजरबेटेड बाय क्लाइमेट चेंज। जूनोटिक डिजीज का मतलब यह है कि जो एनिमल से फैलने वाली बीमारियां हैं, अगर देखा जाए तो पिछले 10 सालों में उठा के, जितने 10 नहीं पिछले कई डेकेड्स में उठा के देखें तो कहीं ना कहीं से सारी के सारे जो डिजीजेस हैं वो एनिमल से रिलेटेड हैं। तो जूनोटिक डिजीज के साथ साथ क्लाइमेट चेंज और भी ज्यादा, और एल नीनो का जो ये अनसीजनल रेनफॉल है और भी ज्यादा इसको लीथल बना देता है। नाउ क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ लिंक की बात बोले, फ्लड, नेचुरल डिजास्टर अफ्रीका में ऑलरेडी होते रहते हैं क्लाइमेट चेंज के चलते, जो कि अब हेल्थ को इंपैक्ट करने वाले हैं। उसके अलावा अभी ईस्टर्न अफ्रीकन एरियाज में एल नीनो के चलते बहुत जम के बारिश हुई है, जिसके चलते आउटब्रेक का, मलेरिया आउटब्रेक का बहुत बड़ा पोटेंशियल बढ़ रहा है। यानी मलेरिया जैसे डिजीज, डेंगू, ये चिकनगुनिया, ये सारे डिजीज जो हैं बहुत बढ़ने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पूरे एरिया में कॉलरा ऑलरेडी फैला हुआ है। यानी कि इस पूरे रीजन को अगर आप देखेंगे तो क्लाइमेट चेंज अफ्रीका में ऑलरेडी फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं, फ्लड्स एंड नेचुरल डिजास्टर्स हो रहे हैं। उसके अलावा ग्लोबल वार्मिंग के चलते क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के चलते जूनोटिक डिजीज आउटब्रेक हो रहे हैं, और एल नीनो के चलते जो है फ्लडिंग चल रही है, और जूनोटिक और डिजीज के साथ साथ फ्लडिंग के चलते कॉलरा फैला हुआ है। अब फ्लड के आने के बाद से मलेरिया के फैलने के चांसेस हैं और बहुत बड़ा डेवस्टेशन है, डिजीज आउटब्रेक है। नाउ इन रीसेंट इफेक्ट्स का क्या क्या इंपैक्ट पड़ने वाला है अफ्रीका में। Devastating floods in East Africa due to El Nino may trigger outbreak of malaria or other disease. कॉलरा आउटब्रेक ने ऑलरेडी 18 कंट्रीज को डेवास्टेट किया हुआ है, 4000 लोग मारे जा चुके हैं वेस्ट अफ्रीकन नेशंस में। इस फ्लड ने, एल नीनो के अनसीजनल फ्लड ने ऑलरेडी फ्लडिंग के चलते जो कॉलरा फैला हुआ है, उन दोनों के रीजन के चलते 4000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं, और अब ये मलेरिया। नाउ इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये क्या होगा। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक का कहना यह है कि लगभग 5 से 15% जीडीपी का लॉस होगा इस डिजीज आउटब्रेक के चलते। आप सोच के देखिए अफ्रीका जैसी कंट्री। नाउ अफ्रीका सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रोहिबिशन का अप्रोच क्या है। अफ्रीका सीडीसी का कहना यह है कॉम्प्रिहेंसिव वन हेल्थ अप्रोच को लेकर चलना होगा, तब जाके हम इस तरीके के रिपीटिशन को रोक पाएंगे। वन हेल्थ अप्रोच का मतलब क्या है कि यू आर टेकिंग केयर ऑफ एनिमल हेल्थ, यू आर टेकिंग केयर ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ ह्यूमन हेल्थ। इन तीनों को हमें साथ में लेके चलना पड़ेगा। एक साथ आप देख रहे हैं कि एल नीनो के चलते फ्लडिंग आई हुई है, ठीक है। उसके अलावा आपके पास ऑलरेडी फ्लडिंग के चलते जो है वो कॉलरा फैला हुआ है, ठीक है। डिजास्टर्स ऑलरेडी हैं, और इकोनॉमिक सिविल वॉर्स भी कई कंट्रीज में चल रहे हैं। ये सारा लीथल कॉम्बिनेशन बना है। फिलहाल हम हेल्थ को लेके चलेंगे, और अगर हमें इस तरीके के डिजीज आउटब्रेक को रोकना है तो हमें क्या करना होगा, हमें वन हेल्थ अप्रोच को लेके चलना होगा। वी हैव टू मेक श्योर कम्युनिटी, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी, कोलैबोरेशन एंड क्लाइमेट। कम्युनिटी, कनेक्टिविटी, कैपेसिटी, कोलैबोरेशन एंड क्लाइमेट को लेके चलना होगा। नाउ डिजिटल टेक्नोलॉजीज का हम यूज कैसे कर सकते हैं। इस डिजीज प्रिवेंशन के लिए हम डिजिटल टेक्नोलॉजीज का यूज कैसे कर सकते हैं। अंडर नोटिफिकेशन ऑफ आउटब्रेक हम क्या कर सकते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि डिजीज आउटब्रेक कहां से होगा। कनेक्टिविटी इज क्रूशियल फॉर ब्रिजिंग ज्योग्राफिकल गैप्स, एड्रेसिंग पब्लिक हेल्थ चैलेंजेस, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज कर सकते हैं डिजीज सर्विलांस को करने के लिए। उसके अलावा हमें पब्लिक हेल्थ सेक्टर्स को रीइंफोर्स करना होगा, रीस्ट्रक्चर करना होगा अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में, क्योंकि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज कंप्लीटली ब्रोकन। और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के अलावा इनको कनेक्ट करना होगा, क्योंकि अगर ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर अगर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है तो डिजीज को आप प्रिवेंट नहीं कर पाएंगे, फेटालिटी को आप रोक नहीं पाएंगे। वर्कफोर्स भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड हेल्थ वर्कर्स, पर्टिकुलरली एपिडेमोलॉजिस्ट जो डिजीज के बारे में बताएंगे।
10% of Africa countries can respond to major outbreak with skilled health workers. यानी पूरे अफ्रीका में सिर्फ 10% से भी कम स्किल्ड वर्कफोर्स हैं जो किसी भी तरीके के डिजीज आउटब्रेक को हैंडल कर सकते हैं। अदरवाइज पूरा हेल्थ सेक्टर शेम्बल्स में है अफ्रीका में। Now continents need 6,000 फील्ड एपिडेमोलॉजिस्ट और 1900 अवेलेबल हैं, जो कि बहुत बड़ा शॉर्टेज है। लगभग आपके पास 60% मैन पावर शॉर्टेज है। तो हमें यहां पे कोलैबोरेशन की जरूरत है। मल्टीपल स्टेक होल्डर, एनजीओज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन और हेल्थ इंस्टीट्यूशन की जरूरत है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की जरूरत है। अदरवाइज अफ्रीका विल बी लॉस्ट फॉरएवर। अब क्वेश्चन यह है कि इंडिया अफ्रीका को कैसे मदद कर सकता है। हाउ इंडिया कैन हेल्प अफ्रीका इन दिस मैटर, क्योंकि अफ्रीका को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है, ठीक है। सो देखते हैं इंडिया कैसे अफ्रीका को मदद कर पाता है। सो दिस इज इट इन दिस आर्टिकल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि अफ्रीका कैसे इतना वल्नरेबल हुआ। चलते हैं दूसरे आर्टिकल की तरफ, थोड़ी देर में आपसे मिलेंगे और फिर से नया टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।